I'm really happy that you did what I couldn't have done. You know, you've introduced all our stars today. For the last 3-4 hours, we have been talking about technologies, AI, defense, medicine, but I think there is a time has to come when we have to talk about the human element as well, the spiritual element as well. And that is when this panel becomes really important. आई एम रियली हैप्पी कि हमारे साथ इस क्षेत्र के बहुत अच्छे लोग हैं अरुण तिवारी जी, जो कि पिछले 48 साल की इनकी लेगेसी है। इनके पेरेंट्स भी मुझे लगता है कि इसी दिशा में काम कर रहे थे। भास्कर इंद्र क्रांति जी के मैं वीडियोस रेगुलरली देखता रहता हूँ, जिसमें वो 3 तरीके बताते हैं कि कैसे कैसे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए, कैसे अकेलेपन को दूर किया जाए, कैसे जब एक बच्चा अपने घर को छोड़ के जाता है किसी नई जगह में तो वो कोप अप कर सकता है। और वास्तु शास्त्री जी, पंकज जी, इन्होंने भी हमेशा एक बड़े साइंटिफिक तरीके से अपनी बात को बोला है। इनको हम सुनते हैं और इनको फॉलो भी करते हैं। अक्षत गुप्ता जी ने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी, द हिडन हिंदू, और हमें माइथोलॉजी के बारे में अपनी भाषा में, हम युवाओं की भाषा में इतने सुंदर तरीके से बताया कि हमारा उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट जागा। अब मेरा पहला प्रश्न अक्षत गुप्ता जी से ही है, क्योंकि कल मैं उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि सबसे पहला मुझसे पूछना और मुझे मत बताना क्या पूछोगे। तो अक्षत जी, आपकी जो डेफिनेशन है हिंदू की, मैं चाहता हूँ कि एक बार यूथ के सामने यू प्लीज टेल दैट डेफिनेशन अगेन। हु इज द हिडन हिंदू एंड हाउ डज ही इम्पैक्ट द नेशन एंड हाउ डज ही इम्पैक्ट द यूथ ऑफ द नेशन? Hi guys, my name is Akshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. सुशांत यहाँ पे हैं क्या? सुशांत कहीं बैठे हैं? ओके, कल हमारे साथ डिनर पे सुशांत नाम के एक व्यक्ति थे और गौरव जी का सवाल है कि वाई द हिडन हिंदू, हिंदू क्या होता है? तो मेरी लिखी हुई एक कविता है, उसी से शुरू करते हैं। विच सेज कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण, कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। धन्यवाद। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। सभी दर्शकों को हम चारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सच कह रहा हूँ, हम तीनों ने ड्रेस कोड डिसाइड करके हम यहाँ नहीं आए। ये इत्तेफाक है कि हम तीनों एक जैसा कपड़ा पहने और इनको हमने बाइकआउट भी नहीं किया है, ये भी इत्तेफाक ही है। सो ओवर टू यू गौरव जी। ब्यूटीफुल। मैं अरुण तिवारी जी से पूछना चाहूँगा। सर, 48 साल आपके दादाजी भी कर रहे थे काम, आपके पिताजी ने भी इस क्षेत्र में काम किया, आप भी कर रहे हैं, पर आपने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कर लिया है। पहले वो 1-to-1 कस्टमाइज्ड व्यक्ति के पास जाके और उनकी पत्रिका देखने वाला काम था। अब आप मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के साथ हर रोज़ लाखों लोगों को बताते हैं कि उनकी पत्रिका उनका भाग्य कैसे बदल सकता है। क्या इसमें साइंस है? और अगर है तो उसको, उससे यूथ को कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा मिल सकता है, या उसके फ्यूचर के बारे में वो कैसे उसको बेहतर बना सकता है? वो हाउ कैन इट बी यूज्ड एज एन एड टू द यूथ? थैंक यू सो मच गौरव जी, और यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और लगभग हर दूसरे दिन मुझसे ये क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ ही लेता है कि क्या ये सारी जो ग्रहों की बातें हो रही हैं, ये शनि, ये मंगल, ये राहु, ये सच में कुछ होता भी है या फिर सिर्फ एक भ्रम है। तो मैं कहना चाहूँगा, ये ज्योतिष मैंने नहीं बनाया, ये सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से यहाँ मौजूद है। इसका सबसे पहला प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है, उसके बाद ज्योतिष वेदांग में मिलता है,
उसके बाद जो गीता हम पढ़ते हैं, वेद व्यास जी ने जो लिखी है, उनके पिताजी ने ज्योतिष लिखा है, जिनका नाम ऋषि पराशर है। उनकी सबसे पहली पुस्तक आई थी बृहत पराशरी होरा शास्त्र, जहाँ पर ज्योतिष के सारे नियमों के बारे में बताया गया था फर्स्ट टाइम डिटेल में। सो ये वहाँ से चला हुआ आ रहा है। उसके बाद कई सारे ऋषि आए, वारामिहिर आए, जिन्होंने इस ज्योतिष को और ज़्यादा लिखा। आपने कहा साइंस, मैं कह रहा हूँ इसमें फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, और इन सब से मिलकर ज्योतिष बनता है, एस्ट्रोलॉजी बनती है। अगर आप देखोगे तो पुराने टाइम में जब पता करना होता था कि कोई प्लेनेट कहाँ बैठा है, जैसे अभी मुझे पता करना हो कि मुझे भोपाल में इस उड़ान कॉन्क्लेव में आना है, तो मुझे एक लोकेशन दोगे आप, एक एड्रेस दोगे, मैं उस एड्रेस पे पहुंचूंगा तब यहाँ पे आ पाऊँगा, मैं उसे गूगल करूँगा। लेकिन वो प्लेनेट का एड्रेस क्या है? वो मंगल घूम रहा है, वो शनि घूम रहा है, विच ऑल आर, हम सब जानते हैं कि प्लैनेट्स घूम रहे हैं सौरमंडल में। उसका एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस सबसे पहले डिसाइड करने के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया कि सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ एक गोला बनाया गया और उसे 12 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया गया, और इन 12 भागों को बोला गया कि ये राशि है। तो आपको ये बोलेगा कि मंगल के मेष राशि में है, तो मुझे पता है मंगल यहाँ बैठा है। इसे और एक्यूरेट बनाने के लिए इसी गोले को 27 और भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो अब मुझे बोलेगा कि मंगल मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में है, तो मुझे और एक्यूरेट उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। इसको और एक्यूरेट बनाने के लिए नक्षत्रों को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। अब मुझे कोई बोलेगा कि मंगल मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में है, तो मुझे और एक्यूरेट उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। तो पिन पॉइंट लोकेशन ऑफ प्लैनेट्स को अचीव करने के लिए पूरा सिस्टम उस समय बनाया गया जब टेलीस्कोप नहीं थे। सो ये बहुत बड़ी बात है ज्योतिष में जो हिंदुस्तान ने सबको दी है। ज्योतिष शास्त्र हमेशा से एक गुरुकुल परंपरा रही है। मैं गुरु हूँ, मैं अपने शिष्य को बता दूंगा और सुना दूंगा। जिस पुस्तक की मैंने बात की गई, इवन वो पुस्तक भी लिखी नहीं गई है, वहाँ पर ऋषि पराशर अपने शिष्य मार्तंड को बता रहे हैं ज्योतिष का ज्ञान, और कोई और है जो तीसरा खिड़की से देख के उसे लिख रहा है। ये सच में ये बात है। यही गुरुकुल परंपरा हमेशा से भारत में चलती चली आई है। इस वजह से कई सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट नहीं हो पाई, और इसी का अभाव है कि कई सारे लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं या गलत भी समझते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर गलत होगी वो इतने सैकड़ों साल तक नहीं टिकेगी। झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक भी छुपा हुआ है। जैसे कि बेसिक ज्योतिष क्या है कि प्लैनेट्स ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट करते हैं। यही है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी यही है। 2 प्लैनेट्स तो आप अपने आप देखते हो। अगर सूर्य नहीं होगा तो आप और मैं यहाँ नहीं बैठेंगे, ये धरती का अस्तित्व नहीं होगा। वहाँ पे आपको सामने से पता चलता है कि हाँ यार, एक प्लेनेट तो दिख रहा है, उसका अस्तित्व है, उसकी वजह से हमारी लाइफ है। चंद्रमा जो आपको दिखता है, उसकी वजह से आप कहते हो कि हाँ रात होती है तो एक दिन में शेड्यूल बना हुआ है। उसकी ग्रेविटी की वजह से समुद्र में टाइड्स आते हैं, वो हमारे इमोशनल स्ट्रक्चर को, ये सब साइंस ने अब प्रूव किया, जिनको आप देख सकते हो। अब आप जिनको नहीं देख सकते हो उन पे आप निगेट कर रहे हो कि नहीं, उनका कोई रिजल्ट नहीं होगा। अभी तक इतने साल बीत गए, अब जाके हम चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंच पाए। ठीक है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है। तो जो चीज़ें शायद ज्योतिष ने बहुत पहले बता दी हैं, प्लैनेट्स हम पर अफेक्ट करते हैं, तो एक दिन साइंस भी उनको एक्सप्लोर कर ही लेगा। कहाँ देखते हैं 50 साल बाद हमारे देश को? आप ग्रह और नक्षत्रों की दशा को देख के क्या बता सकते हैं कि भारत देश और को हमारा यूथ 50 साल बाद, जिसके लिए आज हम उड़ान कॉन्क्लेव में बैठे हैं, कहाँ लेके जा रहा है? मैं सबसे पहले जो हमारा स्पिरिचुअल या फिर जो ज्योतिष का ज्ञान है, इसके नज़रिए से अगर आंसर करूं, तो आने वाले देश में लोगों का जो टेम्परामेंट होने वाला है बहुत लॉजिकल होने वाला है। पीपल जो लोग हैं, मैं जैसे एक टीचर भी हूँ, मैं सिखाता भी हूँ ज्योतिष को अपने गुरुकुल में, उसका नाम अकल्ट गुरुकुल है। वहाँ पर भी लोग लॉजिक से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, और रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अपने अपने सिद्धांत भी निकाल रहे हैं। लोगों की दिलचस्पी इस साल से, अगले पिछले कुछ सालों से इस सब्जेक्ट में बहुत बढ़ रही है। और सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, अंक ज्योतिष में, रीकी हीलिंग में, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस अकल्ट की दुनिया के पार्ट है, उनमें भी बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है जो लॉजिकल टेम्परामेंट और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जो स्पिरिचुअल टेम्परामेंट है, ये भी ग्रो होने वाला है आने वाले 50 सालों में। परफेक्ट। पंकज जी, आप पे आते हैं। आप भी एक पुराने हमारे देश के दिए हुए साइंस पे काफ़ी समय से अध्ययन कर रहे हैं, वास्तु शास्त्र पे। हमारे देश का वास्तु, नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, साउथ में सागर है। जहाँ तक मेरी समझ है कि नॉर्थ जो है वो हल्का होना चाहिए, साउथ हैवी होना चाहिए। तो क्या यह विरोधाभासी है? और अगर है तो इसका क्या इफेक्ट हुआ है और आगे क्या होगा? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जिस धरती पे अभी हम बैठे हैं, राजा भोज की स्थान है, राजा भोज का स्थान है। और हमारे इतिहास
और वास्तु के क्षेत्र में राजा भोज को जितना नॉलेज था अभी तक किसी को उतना नॉलेज नहीं हुआ। और उन्होंने किताब लिखी थी आज के 1000 साल पहले, सम्रांगण सूत्रधार, और आज भी सभी वास्तुशास्त्री उसको स्टडी करते हैं और उसी को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, वास्तुशास्त्र एक एनर्जी है। मैं थोड़ा सा पहले वास्तु के बारे में बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपके टॉपिक पे आऊँगा। मेरा मेन क्वालिफिकेशन, मैं MBA हूँ फाइनेंस से, मेरा कोई लेना देना नहीं था वास्तु से। नेचर ने मुझे अचानक यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी तरीके से कनेक्ट किया और मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के फील्ड में आया। तो पहले मैंने कैलकुलेशंस पे फोकस किया कि क्या कैलकुलेशन से ही पता चलेगा। जब मैं इसकी गहराई में गया तो मैंने देखा नहीं, ये तो एनर्जीज हैं, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं, इसके हिसाब से आपको नेचर अपने ही जगह पे उठा के ले जा रही है, बस हमें पता ही नहीं है कि ये मुझे मिला ही क्यों था। और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमो भाव, सतो भाव, रजो भाव, कई लोग तो जन्म से ही तमस, रजस और सतो में आते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सक्सेसफुल होने के बाद 40-45 की एज में आके अचानक से उनके अंदर तमस की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। लोगों को समझ में नहीं आता कि इतने अच्छे व्यक्ति थे, अचानक इनको क्या हुआ है। कभी कोई जानने का प्रयास नहीं करता, कोई साइकेट्री के पास ले जाता है, कभी उसके पीछे के साइंस को समझने का प्रयास नहीं करता कि आसपास की ऐसी कोई एनर्जी तो नहीं है जो इनके सबकॉन्शियस माइंड को बदल दिया है। उस एनर्जी के बारे में कोई नहीं जानता। तो ये जानने की जरूरी है कि हमारे आसपास जो ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं हमारे माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे ऑरा को, हर चीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं और उसी से हमारा जीवन चल रहा है। जो भाव है हमारा, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो हर समय बदल रहे हैं। क्षेत्र बदलते ही इमोशंस बदल जा रहे हैं। ये जो क्षेत्र का प्रभाव है सबसे ज़्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, कुछ झगड़ा भी हो जाए, आप उसको कोई रिएक्ट नहीं करते क्योंकि क्षेत्र ही ऐसा है। आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वहीं आप कहीं 5 स्टार होटल में चले जाओ, वेटर आपको कुछ बोलते, आप तुरंत झगड़ा करना शुरू करते हैं, मैनेजर को बुला देते हैं, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से हमारे भावनाएं बदल जाते हैं। कहते हैं जब भाव ही बदल जाएगा तो शरीर भले ही ऐसा ही दिखता रहे जैसे आप पहले थे और अभी दिखते हैं, लेकिन इंटरनली पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो मैं इस रिसर्च में करते करते लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने भी कहा था कि हमें अडाप्ट करना पड़ेगा, और चार्ल्स डार्विन तो कह के जा चुके हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पहले हमें नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू सर्वाइव करना था, अब हमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये बात सही है कि AI इज़ डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द गेम वर्ल्ड का, जब काम की बात करें या फिर पर्सनल लाइफ की भी बात करें। बट अगर हम अडाप्ट कर पाएँ, और वो भी एक स्किल होता है, टू अडाप्ट इज ऑल्सो अ स्किल, इसलिए मैं स्किल करता रहता है। तो अगर ये चीज़ हम समझ पाएँ तो ये ज़रूरी है कि अगर यूथ को ये समझ में आ जाए कि यार ये अडाप्ट कैसे किया जाए, आसान हो जाएगी। एंड आपने बोला AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आज हम IQ के ज़माने में नहीं जी रहे हैं, आज हम EQ के ज़माने में जी रहे हैं, इंटेलिजेंस क्वोशंट के ज़माने में जी रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, सॉरी इमोशनल क्वोशंट के ज़माने में जी रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द नेम ऑफ द गेम, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है बट इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए इतने सारे इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करके रखने के लिए। रावण को भी 10 सर लगे थे, हमारे पास तो सिर्फ अभी एक ही है। ग्रेट। तो इनका ये कहना था कि हम लोग इंस्टिंक्ट पे थोड़ा सा अपने भरोसा करें, अपने इंटरनल इंस्टिंक्ट पे भरोसा करें। हम अक्सर माइथोलॉजी में देखते थे कि जब भी कुछ गलत सही हो रहा होता था तो आकाशवाणी होती थी। तो वो आकाशवाणी भी क्या इंस्टिंक्ट, इट्स अ फनी क्वेश्चन, और आकाशवाणी भी क्या इंस्टिंक्ट होती थी, या व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट? मैं तो पहली बार आकाशवाणी सुना था जब मैं एकदम छोटा था। दूरदर्शन में आकाशवाणी आती थी, समझ नहीं आता था कहाँ से आ रही आवाज़। तो अभी भी AI में कोई ज़्यादा समझ है नहीं मेरी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, ये तो सच है कि बहुतों की नौकरी जाएगी। मेरे को भी डर लगता है मेरी ना चली जाए। तो कुछ 7 फिल्में हैं मेरे पास, और अभी बड़े यंग ऐसे राइटर्स आए हैं। सी आई हैव टू टेल यू गाइज दैट राइटिंग इज़ अ स्किल। हम लोगों को राइटर बोला जाता है, मुझे लगता है ये डेजिग्नेशन ही गलत दे दिया है हम लोगों को। थिंकिंग इज एन आर्ट, राइटिंग इज अ स्किल। एनीबडी कैन टीच एनीबडी हाउ टू राइट। पंक्चुएशन मार्क कहाँ लगाना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या होते हैं, बेटर सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, वर्ड्स कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ राइटिंग के अंदर आती है, जो कि एक स्किल है। लेकिन नोबडी कैन टीच नोबडी हाउ टू थिंक, बिकॉज थिंकिंग इज एन आर्ट। आप पेंटर को ब्रश चलाना सिखा सकते हैं, पर उसके दिमाग में कौन सी आकृति उकेरेगा वो, और उसको कैसे कैनवास पर डालेगा, वो कोई किसी को सिखा नहीं सकता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाले हम ही लोग हैं। आकाशवाणी
पता नहीं भगवान जी ने बनाया होगा, लेकिन ये आकाशवाणी तो आर्टिफिशियल है, इसमें वर्ड ही आर्टिफिशियल है। सो कुछ कितना भी कर लें, लेकिन हमसे एक कदम पीछे ही रहना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपके हाथ की बनाई हुई चीज़ आपसे आगे नहीं जाती है। वो उतना ही जान सकती है, उतना ही समझ सकती है जितना हम समझ सकते हैं। तो अभी इन्होंने जो बोला इमोशनल क्वेश्चन की बात है, इमोशनल व्हाट वाज दैट वर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अभी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन्स एंड रोबोट्स टू बी इमोशनल विद अस। तो ठीक है, अभी और समय है हमारे पास बच जाने के लिए। Very true. Thank you so much. If anybody wants to add anything else for the crowd, for the audience, we'd love to hear from you. एआई की बात हो रही थी तो मैं भी काफ़ी यूज़ करता हूँ अपने काम में एआई को, और जॉब्स वगैरह रिप्लेस होने का कुछ ऐसा डर नहीं है, क्योंकि पहले भी जैसे अभी जनरल साहब बता कर गए कि पहले भी हो रहा था कि कैशियर की जॉब चली जाएगी, इसकी जॉब चली जाएगी, कंप्यूटर्स आ जाएंगे, सब बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम उसके आने की वजह से कई सारी और इंडस्ट्री और ओपन हो जाती हैं। जैसे जियो आने की वजह से कितने सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स आ गए, हम लोगों का धंधा चलने लग गया। तो एक इंटरनेट, एक नई टेक्नोलॉजी आई जिससे कि और सारी जॉब्स बन जाती हैं, और सारे हॉराइजन ओपन हो जाते हैं, जिस वजह से किसी की जॉब नहीं जाती, बस नई जॉब और क्रिएट हो जाती है। मेरा ये मानना है एआई को लेकर। ग्रेट। एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं बीच में पूछ नहीं पाया, और मैं अक्षय जी से भी पूछना चाहूँगा। मुझे पता नहीं कि ये सही प्लेटफॉर्म है पूछने का कि नहीं। जब एक युवा व्यक्ति स्ट्रगल करता है तो उसके पास बहुत सारे टूल्स नहीं होते। व्हेन यू हैव गॉन 35 years 40 years in life, then you have a lot of tools which help you to cope up with your mental health, with your emotional health, your emotional intelligence, etc., etc. But when you are only 25, you don't have so many tools, you know. A similar incident happened with you as well in 2014. Yeah. So do you have a message, you know, what happened, why it happened, how can it be avoided for the people who are listening to it, and what inspired you, you know, to get back on track and do the things you did and be who you are today, you know? गौरव जी ने जो सवाल इनडायरेक्टली पूछा है, मेरा मान रखते हुए मैं उसको स्ट्रेट आपके ऑन योर फेस दे देता हूँ। 2014 आई ट्राई टू कमिट सुसाइड। इंदौर में रहने वाला शख्स हूँ मैं, जो अब मुंबई में रहता है। उसके पीछे की कहानी जो है वो दुख भरी है, पर उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा समय ले लूँगा मैं, इसलिए उस पर नहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद ऐसे ऐसे कटाक्ष सुने हैं कि जब 5 दिन अस्पताल में एडमिट होने के बाद बच गया था, तो कुछ नापसंद करने वाले मेरे मुंह पे ये बोल गए थे कि देखो कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि सुसाइड करने की कोशिश किया और उसमें भी फेल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टॉन्ट सुनते सुनते आगे बढ़ा हूँ। तो आप लोग में से ज़्यादातर लोग, सर ने भी पूछा था कि अंडर 30 कितने हैं, बहुत सारे हैं। मैं अब मुंबई में रहता हूँ यार, वहाँ पे लगातार समंदर मेरे घर के बहुत पास है, लहरें उठती रहती हैं। तो विद टाइम एक चीज़ समझ में आई है कि आप में से कितने लोग समंदर के अंदर गए हैं, कभी पाँव रखा हो, है ना? तो जिन लोगों ने रखा है ना, उनको समझ में आएगी ये बात। क्या होता है कि हम समंदर के अंदर जब जाते हैं ना, तो हर 30 सेकेंड में एक लहर आती है। आप जैसे जैसे अंदर जाते हैं ना, वो लहर ज़ोर से आपको हिट करती है, करेक्ट? हम क्या करते हैं कि हम 4 कदम चलते हैं, फिर हम लहर के सामने खड़े हो जाते हैं तन के। वो लहर इतनी ज़ोर से हिट करती है कि आप 2 कदम पीछे चले जाते हैं। फिर आप 4 कदम चलते हैं, अगली लहर आती है, वो आपको फिर 2 कदम पीछे भेजती है। इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप 4 कदम चले, 2 कदम पीछे चले गए। वो 2 कदम पीछे जाने में एक एनर्जी लगी, आपका एफर्ट घट रहा है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। आप फिर 4 कदम चले और फिर 2 कदम पीछे आ गए। सही कायदा समंदर में ज़्यादा अंदर जाने का ये है कि जब जब लहर आए, आप उस पर सबमर्ज हो जाइए, आप अंदर चले जाइए, लहर को ऊपर से क्रॉस होने दीजिए, फिर 2 कदम आगे चलेंगे ना, तो वो 2 कदम जो पीछे गए वो बचेगा, और 4 कदम जो आगे गए वो टोटल 6 कदम आगे ले जाएगा आपको। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी हर दिक्कत से ना लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमेशा लड़ना सॉल्यूशन नहीं होता है। कभी कभी वी नीड टू लर्न टू सबमिट एंड सरेंडर टू आवर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। आप लोगों में ओके, तो मैं एक दिन कोई प्रोग्राम देख रहा था, उस प्रोग्राम में एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे। उन्होंने बोला कि कोई नया शायर, कोई नया कवि क्या ही लिखेगा अब, क्योंकि घर के बाहर की जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब जावेद अख्तर साहब ने रख ली हैं, कि फूल, परिंदे, सरहद, आसमान, और घर के अंदर की सारी चीज़ें गुलजार साहब ने रख ली हैं, कि सारी खिड़कियाँ, दरवाजे। तो वो सब बोलते बोलते उन्होंने गुलजार साहब के अंदर एक शब्द लिखा, बोला, वो है सीलन।
तो मैं सुना, मैंने मुस्कुराया, मैं बोला बात तो सही है, अब हम जैसे लोग इतने देर से पैदा हुए हैं, ऑल थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, तो हम क्या ही करेंगे। तो वो सीलन शब्द कहीं, सीलन का मतलब पता है? सीपेज बोलते हैं अंग्रेजी में। वो दीवार पे आपको एक, है ना, क्या होता है कि दीवार पे जब वो लाइन दिखता है, कमिंग टू दिस डिप्रेशन थिंग आई एम टॉकिंग इन रेफरेंस टू डिप्रेशन, वो जो लाइन पड़ती है ना दीवारों पे, वो उस दीवार का लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर होता है। सालों पहले बाहर से पानी पड़ना शुरू होता है, वो ईंट के बीच से उसको तोड़ते हुए कतरा कतरा करके अंदर तक आया, तब जाके आपको घर के अंदर किसी दीवार पे सीलन दिख रही है। उसके बाद आप उस पर कोई भी रंग पोत लीजिए, वो उभर के बाहर आ ही जाएगा। आप ब्लैक करोगे, वो ब्राउन लाइन दिखेगा, रस्टिक ब्राउन, पर वो दिखेगा ज़रूर, क्योंकि उसको जितना नुकसान होना था आपकी नज़र पड़ने के पहले हो चुका है। तो मैंने 4 लाइनें लिखी कि दीवार पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। बहुत सिंपल है, समझ लेंगे आप लोग कि दीवार पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। मुझे शक है कि ऐसा सिर्फ दीवारों के साथ होता है। क्या बात है, बहुत थैंक यू सो मच। मैंने देखी हैं वो शक्लें हैं, मैंने देखी हैं वो शक्लें जो कतरा कर रह जाती हैं, आंखों से रिश्ती नहीं, अंदर ही अंदर टूटती हैं, दीवारों की तरह ही घुटते घुटते एक रोज़ वो भी ढह जाएंगी। तो ये हम लोग दीवार नहीं है ना, दीवार बोल नहीं सकते। हालांकि एशियन पेंट्स के ऐड में बोल सकते हैं, दीवारें भी बोलती हैं, मगर असल में दीवारें नहीं बोलती हैं, पर हम लोगों को भगवान ने ज़ुबान दिया है। तो अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अब देखिए अभी बारिश का टाइम है, अभी इसके बाद ठंड आएगी, ठंड में जब हम लोगों को खराश होती है ना, तो डॉक्टर और माएँ दोनों बात, बचपन में सबसे पहले एक बात बोलते थे, बेटा कफ आ रहा है तो थूको। सबको बोला गया है कफ को निगलो मत, कफ को थूको। डिप्रेशन ऐसे ही होता है साहब। तो अगर आपको डिप्रेशन की फीलिंग आ रही है तो एक बेसिन ढूंढिए, अपना भाई, अपना दोस्त, अपनी पत्नी, अपना पति, अपने पापा, अपनी मम्मी, जो आपको सुनने को तैयार है वो आपका बेसिन है। तो अगर डिप्रेशन फील हो रहा है तो एक बेसिन ढूंढिए, और वो जो कफ अंदर जम रहा है ना, बलगम बनने के पहले निकाल दीजिए उसको। और अगर आपको डिप्रेशन की फीलिंग नहीं आ रही है तो किसी और का बेसिन बनो यार, क्योंकि आसपास कोई ना कोई तो है जो बेसिन ढूंढ रहा है। जब आप बोलना चाहते हैं तो कोई सुनना नहीं चाहता है, और जब कोई और बोलना चाहता है तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। उस चक्कर में दीवार पे सीलन पड़ जाती है। तो उस दीवार पे सीलन ना पड़े, उसके लिए ज़रूरी है कि हम दीवार ना बने, बोलें। तो मेरे लिए तो यही है। मैं जब बोलना शुरू किया तो मैं ठीक हो गया। 2014 में सुसाइड अटेम्प्ट किया था, इंदौर छोड़ के बॉम्बे गया। मुंबई में ये किताब लिखी जिसका नाम द हिडन हिंदू है, 3 पार्ट में है। महेंद्र सिंह धोनी साहब की कंपनी अब उस पर 3 पार्ट में फिल्म बना रही है। 7 फिल्में और हैं मेरे पास। देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला किताब है ये। तो एक बार अगर आप डिप्रेशन से लड़ लेंगे, जब लगता है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तब इंसान, बड़ा आसान है गौरव जी बोलना कि बुज़दिल होते हैं जो लोग जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, वो अध्यात्म की ओर अग्रसर हो चुके होते हैं। उनको लगता है कि अब दुनिया में मेरे लिए कुछ बचा नहीं है ना। तो उसके लिए हिम्मत भी चाहिए। हालांकि आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ व्हाट आई ट्राई टू डू। बट आप ये देखिए कि वो करके मैं जानबूझ के बचा, गलती से बचा, वो एक अलग डिबेट हो सकता है। पर बचने के बाद अगर मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ 33 साल की उम्र में अपना नया करियर ऑफ राइटिंग शुरू करके, तो आप लोगों के पास तो बहुत टाइम है यार। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस क्वालिफाइज फॉर द कंक्लूजन एज वेल। भास्कर जी वांट्स टू ऐड समथिंग। सर आपने बोला कि टूल्स अवेलेबल नहीं, सर ने डिप्रेशन वर्ड यूज़ कर लिया है और बहुत अमेजिंग एनालॉजी दी, थैंक यू सो मच। एंड मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, डिप्रेशन इज़ वेरी रियल। अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसे बात करता है ये सब कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह वगैरह, प्लीज़ उसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या निमहांस की साइट पर ले जाके दिखाइए डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उन्हें समझ में आएगा। और यहाँ पे एक शब्द आपको देना चाहूँगा, साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का मतलब है जो बदन पे हो रहा है ना वो दिमाग पे इफेक्ट डालेगा, और जो दिमाग के अंदर हो रहा है वो बदन पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। ये साइंस है। एंड स्पिरिचुअलिटी और साइंस कैन गो हैंड इन हैंड, क्योंकि मेडिटेशन की बात कर लो तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, रेकी इज एनर्जी एक्सचेंज। ये सारी चीजें, these things are firmly placed at the confluence of scientific findings and spirituality. तो इसको डिस्काउंट मत कीजिए। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आर रियल थिंग्स,
और सिर्फ सूडो मोटिवेशन के जंजाल में मत फंसिए। और जैसे कि सर ने बोला कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के लोगों से बात कर सकते हैं, अदरवाइज देयर आर मेनी अदर टूल्स अवेलेबल आउटसाइड। काउंसलिंग एक सही चीज़ है, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का बीच का डिफरेंस जानिए। अगर आपको डिप्रेशन है तो साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और इसका डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन सर। Thank you, Bhaskar ji. Thank you, Arun ji. Thank you, Akshat ji. Thank you, Pankaj ji. Thank you so much for giving us the important tools for mindfulness. Thank you. जी जी। मैं जब दिल्ली आया था तो हमारी जब MBA का जब मैंने कंप्लीट किया, मैंने जॉब करने लगा, तो मुझे जॉब में बहुत स्ट्रेस आया, लगा कि मैं छोड़ ही दूं, और सच में मैंने छोड़ दिया। उस समय मुझे मेडिटेशन की एक लत सी लग गई थी कि मैं कमरे में बैठ बैठ के रात को 2-2 बजे तक ध्यान करने लगता था। कभी 12 बजे बैठा, 3 बज गया। तो फिर थोड़ा सा ब्लैंक हो गया कि जॉब छोड़ के करेंगे क्या, और घर वाले भी गुस्सा करने लगे कि ये तो दिल्ली गया था पढ़ने के लिए और पढ़ाई छोड़ के अब ये क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं माइंड ब्लैंक होने लगता है, कि स्ट्रेस सा क्रिएट होने लगता है। मुझे बिलीव था नेचर पे, और मुझे बिलीव था लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, कि अगर मैंने लाइफ में जो सोचा है वो मुझे मिलेगा। कैसे मिलेगा ये मुझे नहीं पता था। नेचर ने मुझे एक रास्ता दिखाया। मुझे एक हाथ में एक ज्योतिष की किताब आ गई, मैंने उसको पढ़ने लगा और एक अलग सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। शायद मेरे प्रारब्ध से कहीं रहा होगा। मुझे लगता है कि आपके अंदर की जो ऊर्जा जो दबी हुई है ये निकलती ही मेडिटेशन से है। ये आपकी आकाशवाणी थी। ये जो भीतर से जो निकलती है, जो हो सकता है प्रारब्ध के थ्रू आपके अंदर दबा हुआ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये निकलता ही तब है जब आप मेडिटेट करें, ध्यान करें। तब की जर्नी कैसी थी, लोग देखते थे, एज भी बहुत कम था, लोग सोचते थे ज्योतिष और वास्तु वाले तो बुजुर्ग लोग होते होंगे। उस समय मेरी एज जो थी 22 से 23 साल की थी, तो लोग कोई मानने को तैयार नहीं होता था कि इसे एस्ट्रोलॉजी आती होगी। तब से हमने जर्नी शुरू करी। लेकिन मुझे 2 चीज़ों पे हमेशा विश्वास रहा है। हमेशा ध्यान करें, 10 मिनट निकालें, क्योंकि योगा लाख कर लें वो बॉडी के लिए है, मेडिटेशन माइंड के लिए है। मेडिटेशन 10 मिनट जरूर करें, और साथ ही साथ जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उस पर विश्वास करें और फोकस करके आगे बढ़ते चलें। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आपने शिद्दत से अगर उस चीज़ को चाहा है और अगर आपने ध्यान पे फोकस किया है तो वो ज़रूर मिलता है। हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो, लेकिन हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया इसे। इसलिए काफ़ी सारे बुक्स भी पढ़े थे मैंने, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने किया इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये 100% फैक्ट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। Great. Thank you so much. Thank you. So we'll conclude the panel discussion here. Thank you so much, everybody. Thank you for your peace of mind, or I'm sure everybody has learned a lot from you.